अगर आप भी योजना बना रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज 2025 में जाने की, तो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सब कुछ बताया है जो एक अनजान जगह जाने पर समस्या पैदा करती हैं। वहां कैसे जाएंगे, वहां दर्शन वाली जगहें कौन कौन सी हैं, खाना पीना, रहने की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, स्नान के लिए घाट, सब कुछ इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिवेणी संगम में कुल 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है। सरस्वती नदी आजकल विलुप्त हो गई हैं, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन गंगा और यमुना नदी साफ साफ देख सकते हैं। महाकुंभ की बात करें तो हर 12 वर्ष के बाद यह एक बार लगता है। इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। अगर बात करें कि आप कैसे जाएंगे प्रयागराज, तो आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए स्पेशल 900 से भी ज्यादा ट्रेनें चलने वाली है पूरे देश से। इसके अलावा प्रयागराज में कुल 9 स्टेशन है, छोटे बड़े मिलाकर, और सभी स्टेशनों को इसके लिए चालू कर दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन से मेला स्थल तक वन वे पैदल मार्ग की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालु बिना किसी बाधा के मेला क्षेत्र में जा सके। अगर आप अपनी गाड़ी जैसे कार या बाइक से जाते हैं, तो फिर आपको अपनी गाड़ी निश्चित पार्किंग में ही लगानी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप घूमे न घूमे, लेकिन आपके गाड़ी का चालान तय है। पार्किंग भी रूट के हिसाब से बनेगा और मेला क्षेत्र से बहुत बाहर बनेगा। तो मेरा सुझाव तो ये है कि सार्वजनिक वाहन से ही यात्रा करें। और अगर सोच ही लिए कि अपनी गाड़ी से जाना है, तो फिर कमेंट करिए, मैं आपके रूट का पार्किंग स्थल बता दूंगा कि आपके रूट जिस रूट से आप आएंगे उसका पार्किंग स्थल कहाँ बनेगा। इसके अलावा बस या जहाज से भी आप प्रयागराज जा सकते हैं। एयरपोर्ट से संगम की दूरी 13 या 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। बात करें शहर के भीतर आवागमन की, अगर आपको शहर में इधर उधर यात्रा करना है तो ई रिक्शा या टेम्पू का संचालन होगा। इन सभी के चालकों किराया, व्यवहार, रूट के संबंध में ट्रेनिंग दी जाएगी। मेले में श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए कुल 550 शटल बसें और 20,000 ई रिक्शा उपलब्ध होंगे। अगर पैसा है और ट्रीटमेंट भी वीआईपी वाला चाहिए आपको, तो कार भी मौजूद रहेंगी आपको घुमाने के लिए। अब बात करते हैं कि ठहरने की व्यवस्था क्या है। तो श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी और स्लीपिंग पॉट्स की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, जिसकी बुकिंग आपको पहले से ही करा लेना होगा गूगल पर सर्च करके। कमेंट करें अगर इस पर भी यह वीडियो चाहिए आपको कि कैसे बुकिंग किया जाता है इनका, तो मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें फर्जीवाड़ा भी बहुत चल रहा है। टेंट सीटिंग के बुकिंग को लेकर क्या कर रहे हैं कि फर्जी वेबसाइट बना दे रहे हैं और वहां से बुकिंग करवा ले रहे हैं। 13,000 14,000 रुपया लोग पे कर दे रहे हैं। पता चल रहा है जिस टेंट सिटी का बुकिंग आपने किया उसके लिए तो कोई जमीन ही अलॉट नहीं हुई है, वो फर्जी वेबसाइट बना के पैसा ले रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। पॉट्स की बात करें तो उसमें लग्जरी व्यवस्था होती है, जैसे 5 स्टार होटल में रहता है। वहाँ पे एसी, पानी, चार्जिंग, क्लॉक रूम, खेलने के लिए आपको रूम, आपको वाटर स्पोर्ट, सब कुछ रहेगा, सुविधा रहता है। लेकिन इनका फीस जो है, रेंट है, एक दिन में 15 से 30,000 के बीच में होता है, जैसा आप बुक करते हैं। इसके अलावा डॉर्मेट्री टेंट व्यवस्था की भी व्यवस्था रहेगी, जिसका रेंट लगभग 650 रुपये रहेगा एक दिन का। अगर एकदम से फ्री में रहना चाहते हैं तो आप सीधा मेला शिविर में पहुंच जाइए। वहां पर सरकारी रैन बसेरा शिविर लगा रहेगा, उसमें फ्री में रह सकते हैं। मेला में ही बहुत सारे पंडित जी लोग टेंट लगाए होते हैं, आप उनसे बात करके रुक सकते हैं, जिसका किराया 1 से 2,000 के बीच होता है। रेलवे स्टेशन रोड पर आपको तमाम टेंट मिल जाएंगे किराए पर रुकने के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि संगम के आसपास ही टेंट बुकिंग करें। और वहां अगर नहीं मिलता है तो रामबाग रेलवे स्टेशन के पास में बुकिंग करें, क्योंकि यहाँ से सभी दर्शनीय स्थल जो है 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में आते हैं। और इसके बाद कुछ नहीं है तो होटल और धर्मशाला तो जिंदाबाद है ही रुकने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, 49 दिनों के इस मेले में करोड़ों लोग आएंगे, तो सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लेगी। इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। कुल 7 चरणों में चेकिंग की व्यवस्था रहेगी। पीएससी, एसएसएफ, पुलिस, सीआरपी, बहुत सारे सुरक्षा एजेंसियां इसकी देखरेख करेंगी। एक एक पॉइंट पर चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। आपको भी पुलिस हेल्पलाइन, एम्बुलेंस, फायर, कुंभ हेल्पलाइन, कुंभ मेला अधिकारी, इन सब का नंबर आपको लिख के अपने पास रख लेना है। इन सब का नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इसको लिख के रख लीजिएगा। कुछ आवश्यक बातें जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मेले में निकलने से पहले पूरी योजना बना लें कि कहाँ जाना है, किस दिन स्नान करना है। मेले में पहले लंबी दूरी तक पैदल भी चलना होगा, तो बड़ी उम्र के लोग अगर साथ जा रहे हो तो देख ले कि किस वाहन से जाना है,
ताकि ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। एक चीज़ और, मेले में साधु के चोले में ठग भी बहुत सक्रिय रहते हैं, तो किसी पर भी भरोसा ना करें। ज़रूरत होने पर सीधे पुलिस से संपर्क करें। अगर आपके साथ बच्चे हों तो उनके जेब में अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर रख दे पहले से ही। अगर हो सके तो बच्चों को अपना मोबाइल नंबर जरूर याद करवा दे पहले से ही। अब बात करते हैं दर्शनीय स्थल की, कहाँ कहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शनीय स्थल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिनमें से कुछ की विशेषता आपको मैं बता देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि बड़े हनुमान जी का जो मंदिर है, या लेटे हनुमान जी का जो मंदिर बोला जाता है, इसका दर्शन अगर आप नहीं करते हैं शाही स्नान के बाद तो आपका तीर्थ जो है अधूरा रहता है। यहाँ पे लंका विजय के बाद माता सीता के द्वारा हनुमान जी को आदेश दिया गया था कि यहाँ पे आप विश्राम करिए, तो यहीं पे लेटे थे। अक्षय वट की बात करें तो सतयुग से ही स्थित है यह। यहाँ पे स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए थे। त्रेता में भगवान राम भी यहाँ आए थे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भी आए थे, और कलयुग में आप खुद जा रहे हैं वहाँ पे। आलोपी देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माँ शक्ति के हाथ का पंजा गिरा था। यहाँ पे एक छोटा सा झूला है, इसका दर्शन आपको होगा। यहाँ अगर आप यहाँ जाएंगे ना तो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा, और बहुत ही शांति है यहाँ पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। समुद्र मंथन में नाग वासुकी का प्रयोग किया गया था, ये तो सबको पता है। और उसके बाद नाग वासुकी की हालत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से जगह पूछी थी, कोई जगह बताइए जहाँ मैं विश्राम कर सकूं। तब श्री नाग वासुकी जी को भगवान विष्णु ने यही जगह बताई थी कि यहाँ पे आप स्थापित हो जाइए। तब से लेके आज तक यहीं पे श्री नाग वासुकी जी स्थापित है और यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। एक चीज और, शाम के समय गंगा जी का आरती का दृश्य जो है, इसको तो भूल के भी मत छोड़िएगा। यहाँ कहीं भी कोई भी चीज देख रहे हैं सब कुछ छोड़ के आइएगा और शाम को गंगा जी का आरती का दृश्य देखिएगा, ये आपको एकदम रोमांचित कर देगा। अब बात करते हैं घाट के बारे में। स्नान के लिए घाट कौन सा सही रहेगा। स्नान के लिए राम घाट, किला घाट, त्रिवेणी घाट, ये सब तो बहुत प्रसिद्ध है। और इस बार 7 नए घाटों का निर्माण हो रहा है, जहां पर आपको मन करे वहां पर स्नान कर सकते हैं। अब बालू और रेत वाले घाटों पर नहीं, बल्कि पक्के घाटों पर आपको स्नान करने के लिए और पूजा अर्चना करने के लिए मिलेगा। आपके सामने शाही स्नान की तिथियां दिख रही होंगी। इन दिनों पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और एक दिन पहले ही इन सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद हो जाता है। प्राइवेट वाहन हो या पब्लिक वाहन हो, कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर सकता है। तो अगर आपको पैदल चलने में मजा नहीं आता, फिर शाही स्नान से 2 दिन कम से कम पहले पहुंच जाएं। अब खाना की बात कर लेते हैं। कुछ लोग होटल से खाना खाते हैं तो उनकी बात ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग खाना खुद से बनाते हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से राशन भी मिलेगा। और अगर राशन कार्ड नहीं होगा तो तत्काल आपका राशन कार्ड वहीं पे बनाया जाएगा और आपको राशन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एलपीजी गैस सिलेंडर भी मिलेगा, जिसको आप खूब आराम से रख के खाना बना सकते हैं। अगर आप ये सब व्यवस्था खुद घर से लेकर जाते हैं तो आराम से वहाँ किसी भी जगह टेंट वेंट में रह के अपना खाना पका सकते हैं। और कुछ नहीं है आपके पास तो भंडारा जिंदाबाद है ही, जहाँ पर फ्री में खाइए। और कोई जानकारी लेनी हो इससे संबंधित तो कमेंट में पूछे, मैं रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।